Myself KK Agrawal sir, welcome back again. Today in this lecture, this is our lecture number 4 of ITF. This is our lecture number 4 of ITF. In this lecture today, we will study first of all problems which have been left in the third lecture. Third lecture में approximate हमने 19 problems का डिस्कशन किया था, जिसमें से 13 प्रॉब्लम ही हमारी सेकंड लेक्चर में थर्ड लेक्चर में डिस्कस हो पाई थी. So rest problems which have been left in the third lecture, first of all we are going to discuss these problems, all problems 14 to 19 problems, and after that we will study today new topic of ITF, that is properties of ITF. There are 8 property in the ITF which we will study one by one, and we will solve the problems also related to the properties. Okay students, I hope all you are fit and fine. Now let us start our topic. क्वेश्चन नंबर 14. तो यहां पर बेटा हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशंस. वी आर गोइंग टू स्टडी हियर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नंबर 14. तो सबसे पहले हम 14th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. वी हैव टू डू द प्रॉपर्टीज आल्सो टुडे. तो 14th क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन गिवन है बेटा. फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है कॉसेक इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स. ये हमें फंक्शन गिवन है cosec inverse e की पावर x plus 1 by x. This is the function given function. Now what we have to do? टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज. मोस्टली हम आईटीएफ के क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चंस में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑलमोस्ट इन ऑल द क्वेश्चंस. तो बेटा डोमेन फाइंड करना है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है अपना डोमेन. हमें सबसे पहले गिवन फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है. तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं. मैंने बताया था डोमेन फाइंड करने के लिए हम हमेशा आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं. आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करते हैं. तो सबसे पहले हम बाहर वाले गिवन फंक्शन को देखेंगे. बाहर वाला गिवन फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा? कॉसेक इनवर्स फंक्शन है. चलो बाहर वाले फंक्शन का नेचर हमने देख लिया कि कॉसेक इनवर्स फंक्शन है, तो उसका जो इनपुट है दैट शुड लाई बिटवीन -∞ टू -1 यूनियन 1 से ∞. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बेटा हमारा जो इनपुट है कुछ स्पेशल फंक्शन है. ये जो कुछ इनपुट है, ये इनपुट हमारा इस फॉर्म का है, a प्लस 1 बाई ए की फॉर्म का है. दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 फॉर a ग्रेटर देन 0. तो हमारा यहां पर इनपुट कुछ स्पेशल टाइप की फॉर्म बना रहा है. तो बेटा यहां पर इनपुट को यदि देखें तो e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इंफिनिटी. ये कंडीशन कहां से आई मैं बता देता हूं. क्योंकि बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए. ये कुछ कंडीशंस है जो इस क्वेश्चन में हम समझ रहे हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पर e की पावर x जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये हमें प्रॉपर्टी पता है, एज पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस के कंसेप्ट से हम जानते हैं. तो बेटा जब भी हमारा फंक्शन a प्लस इस टाइप का फॉर्मेट का कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है a प्लस 1 बाई ए, that is always greater than equal to 2 whenever a is greater than 0. This concept we had studied in the inequality के अंदर हमने कंसेप्ट ये स्टडी किया है. क्लियर? तो यहां पर e की पावर x, ये a मान ले तो बेटा a प्लस 1 बाई ए का फॉर्मेट बन रहा है एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2. वाई? क्योंकि बेटा e की पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए. तो बेटा अब हमारा जो ये इनपुट है ये क्या है बेटा? दिस इज अवर इनपुट ऑफ कॉसेक इनवर्स x. कॉसेक इनवर्स x फंक्शन का ये इनपुट है. तो हम डायरेक्टली देखें कॉसेक इनवर्स x का जो इनपुट है बेटा वो 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए. और इस इनपुट के ऊपर कॉसेक इनवर्स भी वेल डिफाइंड है. इस इनपुट के ऊपर कॉसेक इनवर्स भी इज वेल डिफाइंड. तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? फाइनली वी कैन से फंक्शन की बेटा जो डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर. क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए इनपुट हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है. और कोसेक इनवर्स फंक्शन हम जानते हैं बेटा, कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन होती है जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. तो 1 से इन्फिनिटी वाले इनपुट के लिए कोसेक इनवर्स पूरा वेल डिफाइंड होता है. तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि फंक्शन की डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर. बात करते हैं सेकेंडली रेंज की. सेकेंड हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रेंज के लिए. रेंज तो बेटा फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज निकालने के लिए बस इनपुट पता होना चाहिए कि इनपुट कहां से कहां लाई कर रहा है. तो हमें इनपुट पता है. रेंज निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है बेटा हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करेंगे. रेंज के केस में उल्टा चलता है. रेंज के केस में सबसे पहले मैंने कल भी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे काफी प्रॉब्लम्स. इन दैट केस आल्सो आई हैव टोल्ड यू
In case of range, whenever we are finding the range of any function, then in that case, first of all, we will find out the interval of input. सबसे पहले हम इनसाइड फंक्शन को देखेंगे, इनपुट को देखेंगे, और बेटा हम इनपुट का इंटरवल फाइंड करेंगे. जैसे ही इनपुट फिक्स हो जाएगा, जैसे ही गिवन डोमेन के अंदर इनपुट फिक्स हो जाएगा, तो बेटा आउटपुट तो उसको ऑपरेट करना इट्स अ वेरी इजी टास्क. तो क्लियरली हम देखते हैं बेटा डोमेन गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो डोमेन के लिए हमारा इनपुट कहां से कहां लाई कर रहा है, e की पावर x प्लस 1 बाय e की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इंफिनिटी. ये आ गया बेटा हमारा इनपुट, जो कि हमने पहले ही बाउंड कर दिया था यहां पर. ये देखिए डोमेन के अंदर. तो हमें पता है कि बेटा गिवन डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए हमारा जो इनपुट है दैट इज लाइंग बिटवीन 2 से इंफिनिटी. अब फाइनली क्या करना है हमें, कॉस फंक्शन बनाने के लिए, इसको फंक्शन बनाने के लिए हमें कोसेक इनवर्स को बेटा ऑपरेट करना पड़ेगा. अब कोसेक इनवर्स को आप डायरेक्टली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. कोसेक इनवर्स को बेटा आप डायरेक्टली भी ऑपरेट कर सकते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन. तो मैं आपको बता देता हूं, आईटीएफ के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आईटीएफ के अंदर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनमें से जितने भी आईटीएफ बेटा सीओ को वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कोसेक, कोसेक हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया. तो बेटा जो आईटीएफ के अंदर जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीओ वर्ड से स्टार्ट होते हैं, को वर्ड से, वो सारे के सारे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं. कैसे फंक्शन होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं. तो आप चाहें तो बेटा इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका ग्राफ भी देख सकते हैं. दिस इज अवर पॉइंट -1 +1, और हमें क्योंकि पॉजिटिव इंटरवल में बात करनी है यहां पर, पॉजिटिव इंटरवल में, क्योंकि हमारी जो इनपुट है, इनपुट लाई कर रहा है बेटा 2 से इंफिनिटी के बीच में. तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा बेटा π/2. तो हम क्लियरली देखें हमारा जो ग्राफ बनता है बेटा, जो हमारा कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनता है, हम कंप्लीट ग्राफ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव इंटरवल में ग्राफ को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा इनपुट जो लाई कर रहा है वो 2 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है. तो बेटा कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू आप देखोगे तो कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है. क्या वैल्यू होती है, π/2 होती है. तो कोसेक इनवर्स का ग्राफ पॉजिटिव इंटरवल में ये बनता है. कोसेक इनवर्स का ग्राफ पॉजिटिव इंटरवल में आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है. तो हमारा इनपुट कहां से वैल्यू ले रहा है, हमारा इनपुट वैल्यू ले रहा है 2 से इंफिनिटी पे. तो हमें कहां से कहां तक देखना है, ये पॉइंट आ गया बेटा 2. तो हमें तो बस ये ग्राफ देखना है 2 से इंफिनिटी के बीच में. जब हमारी x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रही है, तो हमें रेंज पता लगाना है कि जब इनपुट 2 से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, तो कोसेक इनवर्स का ग्राफ कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है. तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा x = 2 पे कोसेक इनवर्स का ग्राफ वैल्यू ले रहा है कोसेक इनवर्स 2. x की वैल्यू यदि हम 2 पुट करेंगे यहां पर इनपुट की, तो वैल्यू आएगी कोसेक इनवर्स 2. और जब इंफिनिटी पर अप्रोच करेगा तो ग्राफ वैल्यू ले रहा है 0. तो फाइनली हमें रेंज मिल गई बेटा कि कोसेक इनवर्स e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, ये जो वैल्यू लेगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 से लेकर 0 से लेके बेटा मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 ओपन इंटरवल, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कोसेक इनवर्स 2. ये हमारी फंक्शन की रेंज निकल के आ गई बेटा, रेंज. तो हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. डायरेक्टली निकालने के लिए इनपुट के ऊपर आप दोनों साइड कोसेक इनवर्स को ऑपरेट कर दो. बस ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. देखिए जैसे ही आपने इसके ऊपर कोसेक इनवर्स को ऑपरेट किया तो कोसेक इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू आ रही है 0 और कोसेक इनवर्स 2 इधर आ गया. तो हमने देखा बेटा इनइक्वालिटी का साइन सिंपली क्या हो गया, रिवर्स हो गया. क्यों, बिकॉज कोसेक इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन तो रिवर्स होगा ही होगा. तो ये हमारी बेटा फंक्शन की 40th क्वेश्चन के फंक्शन की हमारे पास में रेंज आ गई है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. तो डोमेन एंड रेंज निकालना अब तो मैं मानता हूं ग्राफिकली भी आप सीख चुके हो, डायरेक्टली भी आप सीख चुके हो, काफी इजी कंसेप्ट है. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15. प्रॉब्लम नंबर 15 आ रही है बेटा हमारे पास में, प्रॉब्लम नंबर 15 आ रही है y इक्वल टू कॉट इनवर्स. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्टार लगा लेना. प्रॉब्लम नंबर 15 एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्टार लगा लेना. कॉट इनवर्स log 0.5 2x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. वाई दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं. ये प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा. प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मतलब उसके अंदर कंसेप्ट अप्लाई होगा. किसी भी प्रॉब्लम को जब हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं मींस देयर विल बी अ कंसेप्ट, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा. अब देखिए इसमें लोगैरिथम फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आईटीएफ फंक्शन चल रहा है. तो 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा. जब बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होने लगे और डोमेन रेंज का कंसेप्ट अप्लाई करना है, फाइंड करना है, इन दैट केस में हमें थोड़ा सा अटेंशन पोजीशन में आ जाना है. यस, मतलब माइंड को कंसंट्रेट करना है कि हां इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी से करना है क्वेश्चन को. तो बेटा सबसे पहला केस हम लेते हैं डोमेन.
जैसे ही डोमेन की बात करते हैं तो क्लियरली देखिए कॉट इनवर्स डोमेन के लिए क्या है, सेम थिंग रिपीटेड। वी विल एंट्री कहां से करेंगे, बाहर से अंदर, आउटसाइड से इनसाइड एंट्री करेंगे डोमेन निकालने के लिए। तो बेटा कॉट इनवर्स तो हम जानते हैं सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। कॉट इनवर्स फंक्शन तो सारे x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। तो कॉट इनवर्स को तो इनपुट से कोई लेना देना है नहीं। कॉट इनवर्स से बाहर जब जाएंगे तो कॉट इनवर्स के लिए तो किसी को बाउंड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनपुट ये वाला जो इनपुट है कोई भी वैल्यू ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉट इनवर्स की जो डोमेन होती है दैट इज ऑल रियल नंबर। तो बाहर से जब हम एंट्री कर रहे हैं तो कॉट इनवर्स को तो हमने लेफ्ट कर दिया कि भाई तेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स को हमने लेफ्ट कर दिया। अब अंदर इनपुट को देखेंगे तो इनपुट में लोगैरिथम फंक्शन आ गया। हाँ, लोगैरिथम फंक्शन को फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगैरिथम फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब उसका आर्ग्यूमेंट जो है बेटा ग्रेटर देन 0 हो, तो लोगैरिथम फंक्शन को फर्क पड़ेगा। तो डोमेन कब निकलेगी, डोमेन निकलने के लिए बेटा लोगैरिथम फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, एंड लोगैरिथम फंक्शन इज डिफाइंड जब आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से कंक्लूजन निकला 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। डोमेन निकालने के लिए कंडीशन बननी जरूरी है, और कंडीशन बनने के लिए आउटसाइड से इनसाइड जब एंट्री करेंगे तो हर एक फंक्शन डिफाइंड होता चलना चाहिए। तो कॉट इनवर्स एवरीवेयर डिफाइंड है, नो प्रॉब्लम। लोगैरिथम फंक्शन जैसे यही, तो लोगैरिथम फंक्शन का आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देन ओनली द लोगैरिथम फंक्शन इज डिफाइंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जैसे ही माइनस साइन कॉमन आएगा उसको उधर सेंड कर दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 0। साइन स्कीम मेथड से नंबर लाइन प्लॉट करो, फैक्टर आएंगे इसके 0 और 2, वैल्यू आएगी एक्स की निकल के 0 और 2। वेवी कर मेथड से साइन स्कीम मेथड में प्लॉट कर रहा हूं, साइन आएंगे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो हमारा इंटरवल आया बेटा 0 से 2, तो हमें नेगेटिव इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो वेवी कर मेथड हमने इनइक्वालिटीज में स्टडी की है, तो हमारा एक्स का इंटरवल आएगा 0 से 2, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप यू ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन क्लियर। तो सबसे पहले हमने डोमेन फंक्शन की निकाल ली, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कम टू द रेंज। रेंज निकालना थोड़ा सा बेटा टिपिकल होता है, डोमेन इज अ वेरी इजी टास्क। यदि आप थोड़ा सा भी फोकस करो तो डोमेन निकालना वेरी वेरी इजी है, बट इन केस ऑफ रेंज हमें अंदर से बाहर जाना पड़ता है बेटा। रेंज के केस में हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ प्रोसीड करते हैं, हर एक फंक्शन का इंटरवल फिक्स करते हुए चलते हैं, हर एक फंक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखेंगे। रेंज निकालने के लिए हम इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते चलेंगे, इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते चलेंगे। तो सबसे पहले इनसाइड में जो फंक्शन है उसका इंटरवल तो फाइंड करो। जब x की वैल्यू 0 से 2 ओपन इंटरवल में जा रही है तो सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि इसका इंटरवल कहां से कहां तक आ रहा है। तो ग्राफ प्लॉट कर लो तुरंत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रफ में तुरंत ग्राफ प्लॉट कर दो बेटा। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्लियरली दिख रहा है, इतने इतने का ग्राफ बना रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डाउनवर्ड पैराबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो x इक्वल टू 0 पे बेटा ये 0 वैल्यू देगा और ये पैराबोला कुछ इस तरह से डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका यहां पर वर्टेक्स निकालो, हमें कहां से कहां तक देखना है बेटा, हमें देखना कहां से कहां तक है ग्राफ। हमें x की वैल्यू लेनी है 0 से 2 तक, 0 से 2 के इंटरवल में। तो जब x 0 से 2 ओपन इंटरवल में जा रहा है उस केस में हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कहां से कहां तक आ रही है। चलिए इसको मान लेते हैं बेटा, इसको t मान लेते हैं, t को मान लेते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। एक नया सिंबल दे देते हैं t, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो x की वैल्यू 0 पे बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 वैल्यू ले रही है। अब वर्टेक्स फाइंड कर लीजिए इसका, हमें जाना कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक जाना है, 0 से लेके 2 तक जाना है। तो वर्टेक्स फाइंड कर लो बेटा। अब ये वर्टेक्स क्या पॉइंट आएगा ये भी देखना है कि वर्टेक्स 2 के बाहर आ रहा है कि 2 के अंदर आ रहा है वर्टेक्स, ये भी हमें देखना है। तो बेटा वर्टेक्स जो पॉइंट आता है, वर्टेक्स का पॉइंट आता है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये वर्टेक्स का पॉइंट होता है x की वैल्यू पे। इस पॉइंट पे हमारा वर्टेक्स एग्जिस्ट करता है पैराबोला का, माइनस बी अपॉन 2a। तो बेटा ये पॉइंट निकाल लो सभी बच्चे इससे। x की वैल्यू है माइनस बी, तो माइनस बी आ गया माइनस का 2, तो x का आंसर आ गया माइनस का b यानी 2, माइनस का 2 अपॉन में 2a। a की वैल्यू आ रही है -1, a की वैल्यू आ रही है -1, तो यह बन गया -2। तो पॉइंट आ गया, x का पॉइंट आ गया बेटा 1। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 1 पे वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब 2 हमारा बाहर तक है। इसका मतलब हमें ग्राफ कहां से कहां तक देखना है, x की वैल्यू जब 0 से 2 में लाई कर रही है तो 0 से लेके 2 तक ग्राफ यहां लाई कर रहा है बेटा, यहां लाई कर रहा है। समझ में आई बात? 0 से लेके 2 ओपन इंटरवल में देखना है, तो बेटा 0 से लेके 2 में हमने देखा 0 से लेके 2 तक यहां तक लाई कर रहा है। तो उस बीच के अंदर इस इंटरवल में 0 से लेके हम 2 तक जा रहे हैं, तो पैराबोला अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी ले रहा है। देखो यहां पर
यहां पर मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है इस इंटरवल में। जब हम 0 से लेके 2 तक जाएंगे तो हमारी कर्व देखो कहां कहां तक जा रही है, ये कर्व जा रही है, ये जो मैं कर्व काट रहा हूं ये कर्व हमारी एग्जिस्ट जा रही है। तो 0 से लेके 2 तक में हमें पैराबोला की रेंज फाइंड करनी थी, तो बस ये कर्व का हम इंटरवल ले लेंगे। अब x इजिकल टू 1 पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम क्या वैल्यू ले रही है, 1 पुट कर दो सभी स्टूडेंट, 1 पुट करोगे तो 2 में से 1 जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है y इजिकल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0 पे मिनिमम वैल्यू आएगी 0, लेकिन 0 ओपन इंटरवल में, तो 0 पे जो आंसर आएगा वो भी ओपन इंटरवल में रहेगा। तो फाइनली हमने देखा बेटा जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 ओपन इंटरवल में, तो t की रेंज निकल के आ रही है 0 से लेके 1 क्लोज में आएगा बेटा, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x इजिकल टू 1 पे वैल्यू आ रही है 1, x इजिकल टू 1 पे वैल्यू आ रही है 1, और 1 0 से 2 इंटरवल में आ रहा है, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो उस इंटरवल के अंदर ही आ रही है। तो हमें इंटरवल आएगा t बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1 क्लोज में। ये आई सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट आ गया हमारे पास में कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा, एक बार आपके इनसाइड इंटरवल की रेंज निकल के आ गई उसके बाद क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास में जो इनसाइड इंटरवल आ रहा है गिवन डोमेन के लिए हमने उसकी रेंज फाइंड कर ली, अब हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमें कंडीशन क्या मिली, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन मिली। अब इसके ऊपर क्या ऑपरेट करना है, अब तो फटाफट काम करना है, अब कुछ ही नहीं करना। जो मेन पार्ट होता है ना वो गिवन डोमेन फाइंड करने के बाद जो मेन अंदर वाला फंक्शन होता है उसका इंटरवल फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद तो अब प्रोसेस करना है, बस फंक्शन बनाना है इसको। अब इसको हमें फंक्शन बनाना है ऐसे कैसा भाई, तो इसके ऊपर क्या ऑपरेट करना है बेटा, लोगैरिथम फंक्शन ऑपरेट करना है। लेकिन लोगैरिथम फंक्शन ऑपरेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे कि लोगैरिथम फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कौन डिसाइड करेगा, लॉग का बेस डिसाइड करेगा। लॉग का बेस यदि 1 से छोटा है इन दैट केस में उसका ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, बेस यदि 1 से बड़ा है तो उस केस में ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा यहां पर बेस 1 से छोटा है तो जैसे लॉग ऑपरेट करोगे, जैसे ही आप यहां पर बेटा लॉग ऑपरेट करोगे, लॉग 0.5 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही आप लोगैरिथम अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये यहां पर लोगैरिथम फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका बेस 1 से छोटा है। तो बेटा ये 1 आ जाएगा इधर, दैट इज इक्वल टू log 1, और ये 0 चला जाएगा उधर, तो यहां पर आ जाएगा इंफिनिटी, log 0 प्लस 0.5 बेस पे देख रहे हैं, ठीक है, 0.5 बेस पे देख रहे हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, log 0.5 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया बेटा यहां पर 0। अब एक बात और देख लो, आप लोग पेपर में कहां कंफ्यूज होते हो, वैल्यूज नहीं मिलती है आपको पेपर में, कई बार ऐसा होता है कि वैल्यूज नहीं मिलती है। तो बेटा सिंपल सी बात है, लॉग फंक्शन है उसका बेस देख लो 1 से छोटा है, तो ग्राफ देख लिया करो ना, रफ में ग्राफ देख लिया करो, ये 1 है, ये लॉग का ग्राफ आ गया यूं। जब बेस हमारा 1 से छोटा होता है लॉग का तो उस केस में ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आता है यूं। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, 0 प्लस पे चाहिए, ये रहा 0 प्लस पे देखोगे तो log 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है, देख लो ग्राफ से, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी। कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो सीधा ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखते से हाईलाइट हो जाएगा आंसर। तो यहां से आंसर आ गया लेस देन इन्फिनिटी। अब क्या ऑपरेट करना है बेटा, ये वाला इनपुट को भी मैंने बाउंड कर दिया, सबसे पहले मेन इनपुट को बाउंड किया, फिर इस वाले इनपुट को बाउंड किया। अब इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या ऑपरेट करना है, सभी बच्चे देखो ध्यान से, इसको फंक्शन बनाने के लिए फाइनली हमें अब सिर्फ एक चीज ऑपरेट करनी है, वो है कॉट इनवर्स। जैसे ही मैं कॉट इनवर्स को ऑपरेट कर दूंगा तो हमारा फंक्शन बन जाएगा, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलिए तो फाइनली अब हम कॉट इनवर्स ऑपरेट करने जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात, कॉट इनवर्स ऑपरेट करने से पहले दो चीज सोचेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉट इनवर्स का ग्राफ आप लोगों को पता है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कॉट इनवर्स जैसे ऑपरेट करोगे इनइक्वालिटी के साइन दोबारा चेंज होंगे, तो यह आ जाएगा कॉट इनवर्स log 0.5 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब कॉट इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा इधर बेटा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर रहा हूं, और कॉट इनवर्स 0 चला जाएगा इधर, कॉट इनवर्स 0 इधर चला जाएगा। तो फाइनली सभी बच्चे देखें, इसका जो आंसर आएगा, ये हमारा जो मेन फंक्शन बन चुका है, मेन फंक्शन क्या आ गया बेटा, y। तो फाइनली अब मैं बताने जा रहा हूं y की वैल्यू क्या आएगी, बोर्ड पे देखे, y की वैल्यू आएगी, यहां पर आ रहा है बेटा कॉट इनवर्स इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स इन्फिनिटी पे ग्राफ अप्रोच करता है पाई के ऊपर, तो यहां पर आएगी ग्रेटर देन पाई,
और मैं बता देता हूं कॉट इनवर्स 0 आ रहा है बेटा, कॉट इनवर्स 0। तो कॉट इनवर्स 0, जब x की वैल्यू 0 होती है तो कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू आती है पाई बाय 2, फिक्स वैल्यू आती है पाई बाय 2, तो लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, कॉट इनवर्स इंफिनिटी पे क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी का साइन आपको बदलना पड़ेगा फाइनली, क्योंकि यदि आप साइन नहीं बदलोगे तो आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी ये प्लस का है, यहां पर ये भी देखना है बेटा कि कॉट इनवर्स इंफिनिटी जो है वो माइनस का है कि प्लस का है। तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी बेटा यहां पर प्लस का चल रहा है, और कॉट इनवर्स इंफिनिटी का ग्राफ आप देख लीजिए फटाफट। कॉट इनवर्स इंफिनिटी का ग्राफ कुछ यूं चलता है, यूं ऊपर से अप्रोच करेंगे बेटा हम ग्राफ के ऊपर, तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी का ग्राफ आता है यूं होके यूं होके यूं, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो बेटा कॉट इनवर्स इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 0, और कॉट इनवर्स 0 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई बाय 2, तो फाइनल रेंज आ गई 0 से पाई बाय 2, ठीक है। कॉट इनवर्स 0 पे बेटा यहां पर आंसर आता है पाई बाय 2, और कॉट इनवर्स इंफिनिटी पे ग्राफ आप देख सकते हैं 0 पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर आता है 0। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारी रेंज निकल चुकी है। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोर्ड पे देखना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप इनमें रट्टाफिकेशन कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, नो, आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम डेप्थ टू हाई। कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। जैसे अब आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, स्टार लगा लो, उसके ऊपर भी 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। अब 16 की बात करें, 16 इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है बेटा। y की वैल्यू गिवन है 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स, y की वैल्यू मल्टीप्लाई में साथ में गिवन है 1 प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अब देखिए 16 क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लो लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मल कह सकता हूं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो बेटा यहां पर दो फंक्शंस देखिए मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। सबसे पहली बात देखो कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो बेटा दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई है तो फंक्शंस मल्टीप्लाई अपनी कॉमन डोमेन में ही हो सकते हैं। तो फंक्शन की डोमेन जब निकालेंगे, फंक्शन की डोमेन निकालेंगे तो क्लियर है बेटा कि इस फंक्शन की अलग से डोमेन देखेंगे, इसकी अलग से डोमेन देखेंगे, और फाइनल जो डोमेन आएगी पूरे फंक्शन की वो कॉमन डोमेन निकल के आएगी। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब करेंगे इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में स्टडी किया है, टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड ओनली इन द कॉमन डोमेन, कॉमन डोमेन में ही फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कॉसेक इनवर्स की डोमेन देखेंगे तो कॉसेक इनवर्स की डोमेन आएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 आएगा क्लोज में। तो फाइनली बेटा हमें इस वाले सेट का और इस पूरे सेट का आपस में इंटरसेक्शन करना है, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो जैसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, हम देख रहे हैं बेटा इसके अंदर तो -1 से 1 की बीच की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, -1 से 1 के बीच की वैल्यू के लिए कॉसेक इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होता। तो दोनों में कॉमन आंसर क्या मिला, सिर्फ 2 एलिमेंट मिले, ये एंड वाले एलिमेंट मिले, -1 और +1। तो फाइनली बेटा फंक्शन की डोमेन आ गई +-1, ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। इसको हम सेट में लिख सकते हैं इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट -1, ये अपना डोमेन निकल गया। इजी क्वेश्चन था। रेंज की बात करते हैं तो रेंज तो निकालना और भी आसान है। जब डोमेन में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं तो रेंज की भी कितने आंसर आएंगे, 2 ही आंसर आएंगे, कॉमन सेंस। तो y की जगह बेटा अब रेंज में निकालने के लिए सबसे पहले x में पुट कर दो सभी बच्चे 1। तो पहला आंसर क्या है रेंज का, 1 प्लस में साइन इनवर्स 1 इंटू में 1 प्लस कॉसेक इनवर्स 1, ये पहला आंसर। और फिर x की जगह क्या पुट कर दो, -1, तो दूसरा आंसर आ जाएगा 1 प्लस में साइन इनवर्स -1 इंटू में 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1। तो बेटा आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है रेंज ऑफ फंक्शन का फाइनल आंसर आएगा, मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको आंसर लिखने से पहले, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आती है और कॉसेक इनवर्स 1 की वैल्यू भी π/2 ही आती है। ध्यान देना, साइन इनवर्स -1 का आंसर भी -π/2 आता है और कॉसेक इनवर्स -1 का आंसर भी -π/2 आता है। तो बेटा यहां पर आंसर आ गया 1 प्लस π/2 इंटू 1 प्लस π/2, डेट इज 1 प्लस π/2 का होल स्क्वायर, कॉमा यहां पर आंसर आएगा 1 माइनस π/2 इंटू 1 माइनस π/2, डेट इज 1 माइनस π/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली निकल के आ गया इस क्वेश्चन की रेंज। मैं मानता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
लेट अस डू द नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना ईज ऑफ बाउंडनेस। ईज ऑफ बाउंडनेस, ईज ऑफ बाउंडनेस का क्या मतलब है? ईज ऑफ बाउंडनेस का मतलब है कि हम अब बाउंडनेस को चेक करेंगे। ईज ऑफ बाउंडनेस का मतलब है जब हमें बाउंडेड कुछ ना कुछ बाउंडेशन दे रखी होगी तब हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं। बाउंडेशन का मतलब होगा बेटा कि ये देखिए यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का आंसर 3 पाई दे रखा है। तो 3 ITF फंक्शन का, 3 ITF की फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू का समय देखिए 3 पाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी। यूज ऑफ बाउंडनेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 क्वेश्चन कंप्लीटेड, 16 क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कंडीशन गिवन है बेटा cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। ये जो डाटा हमें दे रखा है इतना इतना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा इसका आंसर निकालने के लिए एक बात तो क्लियर है कि इसके आंसर हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले गिवन कंडीशन पे फोकस करो भाई। यहां तो मैंने टॉपिक लिख दिया यूज ऑफ बाउंडनेस, यूज ऑफ बाउंडनेस, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा बाउंडनेस से क्वेश्चन है। लेकिन पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना। पेपर में तो हमें खुद को दिमाग से फोकस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो यूज ऑफ बाउंडनेस में बेटा यहां पर देखो, आपको देखते ही पता लग जाएगा। यदि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आईटीएफ के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है अच्छे से, और आपने ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं हर टॉपिक पे, तो यकीन मानो आपको मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस में बेटा देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट यूज होना है। देखिए अब यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का आंसर 3 पाई दे रखा है, 3 पाई दे रखा है। और यहां देखो ना कि ये cos इनवर्स x फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है बेटा 0 से पाई इंटरवल में। तो cos फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो cos इनवर्स x फंक्शन का तो बेटा मैक्सिमम आंसर ही पाई आ सकता है। पाई से ज्यादा तो मैक्सिमम आंसर आ ही नहीं सकता, चाहे x की वैल्यू कुछ भी ले लो -1 से 1 के बीच में। तो cos इनवर्स x क्योंकि मैक्सिमम आंसर पाई देता है, पाई देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा cos इनवर्स x जब मैक्सिमम आंसर पाई दे रखा है, जब ये भी पाई आंसर लेगा मैक्सिमम, ये भी अपना मैक्सिमम आंसर लेगा, ये भी मैक्सिमम आंसर लेगा, तभी सम 3 पाई बन सकता है। अदरवाइज सम 3 पाई नहीं हो सकता किसी भी केस में। तो यहां से ये बात समझ में आ गई बेटा कि ये इक्वेशन सिर्फ सेटिस्फाई होगी, दिस इक्वेशन इज ओनली सेटिस्फाइड व्हेन, ये इक्वेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ एक केस में सेटिस्फाई हो सकती है, जब हमारा cos इनवर्स x मैक्सिमम आंसर ले, cos इनवर्स y भी मैक्सिमम आंसर ले, cos इनवर्स z भी मैक्सिमम आंसर ले। किसके इक्वल ले? पाई के इक्वल ले। तीनों का आंसर क्या है बेटा? मैक्सिमम आंसर आए, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये केस हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब cos इनवर्स x और cos इनवर्स y और cos इनवर्स z जब मैक्सिमम आंसर पाई ले रहे हैं, तो बेटा ये तो हम जानते ही हैं कि cos इनवर्स x की वैल्यू जब पाई आती है, इन दैट केस में x का आंसर क्या आएगा बेटा? यहां से कंडीशन मिली, इट इंप्लाइज x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू -1, क्योंकि सिर्फ -1 पे cos इनवर्स x बेटा यहां पर क्या वैल्यू लेता है? पाई के इक्वल लेता है, पाई एंगल देता है। तो यहां से क्लियर हुआ कि x y z का आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। फाइनली अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर बेटा, हम यहीं पे देख सकते हैं अब x की पावर 2014 प्लस y की पावर 2014 प्लस z की पावर 2014, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसकी हमें वैल्यू निकालनी, तो इसी के मैं सामने लिख रहा हूं, हमें जो आंसर निकालना है। तो हमारी कंडीशन आ गई -1 की पावर 2014 प्लस में -1 की पावर 2014 प्लस में -1 की पावर 2014 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय, आगे दे रखा है x की पावर 2013, y की पावर 2013, z की पावर 2013। तो यहां से आंसर आ गया -1 की पावर 2013 प्लस में -1 की पावर 2013 प्लस में -1 की पावर 2013। अब आगे तो आप में कॉमन सेंस है ही बेटा, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द आंसर। आप देख सकते हैं क्योंकि इवन पावर आ रही है, इवन पावर, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 प्लस यहां पर रहेगा 6, नीचे क्योंकि ऑड पावर आ रही है, ऑड पावर, ऑड, तो नीचे बनेगा -1 -3। तो यहां से आंसर आ गया कैलकुलेशन करने पे 3 -3 to the 6 -2 = 1। तो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास में निकल गया है क्वेश्चन का 1। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मेनली पूछ लिए जाते हैं कई बार कंपटीशन एग्जाम में, और बच्चा इसको नॉर्मली हार्ड क्वेश्चन समझ के लेफ्ट आउट कर देता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सबसे बेटा आप दिमाग से डायरेक्टली देख के, यहां तक कि आंसर भी आप इसका दिमाग में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 18।
प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 18 भी बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड है। साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, यहां पर प्लस की जगह साइन है बेटा मल्टीप्लाई, फिर साइन आ रहा है बेटा प्लस कॉस इनवर्स जेड प्लस में कॉस इनवर्स वाई। यहां पर भी बेटा प्लस नहीं आएगा साइन, यहां पर भी साइन दे रखा है। चलिए क्वेश्चन एक मिनट में चेक कर लेता हूं। यहां पर भी साइन प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई है। आई एम कंफर्म, यही मैंने कहा। यहां पर भी साइन प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। आई एम 100% कंफर्म, मल्टीप्लाई है बेटा। इक्वल टू में कंडीशन दे रखी है 5 पाई स्क्वायर अपॉन में 4। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का हमें आंसर फाइंड करना है कि क्या आंसर आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन भी एक कंपटीशन एग्जाम में मान लो बेटा मेंस लेवल तक मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं, एडवांस लेवल पे तो इतना नहीं है हाई। हालांकि एडवांस लेवल में भी पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिक काफी काम है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में काफी लेवल की ट्रिक काम आ रही है। चलिए देखते हैं। देखो बेटा यहां पर दो आईटीएफ की साइन के फंक्शन मल्टीप्लाई में, साइन इनवर्स के, और यहां पर कॉस इनवर्स के दो आईटीएफ के फंक्शन मल्टीप्लाई में। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में, कभी भी इस टाइप की इनइक्वालिटीज में जब आपको आंसर दे रखा हो, कभी भी इस टाइप के इनइक्वालिटी का कभी भी आपको आंसर दे रखा हो, जैसे इसमें दे रखा था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी इनइक्वालिटी का आपको आंसर दे रखा हो, कोई भी इनवर्स में, इनवर्स के अंदर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है और उसका आपको आंसर दे रखा हो, तो उस केस में सबसे पहले जब भी वेरिएबल की वैल्यू पूछे या वेरिएबल काम आ रहे हो, जैसे इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू काम आ रहा है, इसका मतलब हम 100% श्योर है कि हमें एक्स की, वाई की, जेड की, डब्ल्यू हर हाल में फाइंड करनी ही करनी है। इस क्वेश्चन में भी यही सीन था कि इस क्वेश्चन में भी ये कंडीशन दे रखी थी, एक्स वाई जेड की मदद से ही हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे, हेल्प चाहिए में। तो फाइनली जब ऐसा सीन क्रिएट हो कि कोई इक्वेशन दे रखी हो आईटीएफ में, उसका एंगल आंसर के तौर पर कुछ दे रखा हो, कोई भी एंगल, और हम में एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन वेरिएबल्स की हेल्प चाहिए हो, तो सबसे पहले आप डायरेक्टली सोल्व मत करने लग जाना। सबसे पहले आप रफ में दिमाग खर्च करना अपना। यहां पर रफ वर्क देखो सभी सारे स्टूडेंट, हम क्वेश्चन बाद में करेंगे हम, क्योंकि वो तो फेयर वर्क होता है। सबसे पहले हम रफ वर्क में अपना दिमाग खर्च करेंगे। रफ वर्क में सबसे पहले हम थोड़ा अपना दिमाग खर्च करेंगे कि यह केस क्या पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्टली तो बेटा हमें सिनेरियो दिमाग में आ नहीं जाएगा कि अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन होगा, रटा हुआ तो होता नहीं क्वेश्चन। तो हम रफ में इसको थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके देखेंगे। हाँ, यदि हम सक्सेस हो गए तो फिर डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल। तो रफ में हम थोड़ा सा इसको चेकिंग करें। तो बेटा देखो इधर, यहां पर आंसर हमें हर हाल में 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4 लाना है। तो सबसे पहले तो इस 5 पाई बाई स्क्वायर बाई 4 को मैं क्रैक करके क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वायर प्लस में 3 पाई स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। 5 पाई स्क्वायर बाई 4 को हम इस तरह से क्रैक करके लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, नॉर्मल है तो सिनेरियो। अब देखो बेटा यहां पर एक पाई स्क्वायर काम आ गया, टर्म, क्या टर्म काम आ गई, पाई स्क्वायर टर्म काम आ रही है। तो बेटा पाई स्क्वायर टर्म इस दोनों फंक्शन से बड़े आराम से बन सकती है। यदि हम कॉस इनवर्स जेड और कॉस इनवर्स वाई दोनों की मैक्सिमम वैल्यू काम में ले ले, क्योंकि कॉस इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू पाई देता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो कॉस इनवर्स जेड और कॉस इनवर्स वाई की यदि हम मैक्सिमम वैल्यू पाई पाई काम में ले ले, तो बेटा यहां पर तो पाई इंटू पाई तो बन गया पाई स्क्वायर। तो ये टर्म तो हमारी आ गई, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 बनाने में हमारी ये टर्म तो पाई स्क्वायर आ गई। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई सोचना नहीं है ज्यादा इसमें। अब यहां पर देखो, यहां पर देखिए तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई काम में आ रहे हैं, एडिशन आ रहा है तो यहां पर भी एडिशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, और यहां पर चाहिए क्या बेटा, पाई स्क्वायर बाई 4 चाहिए। तो बेटा यहां पर दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, यहां पर दो केस पॉसिबल हो सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 4 लाने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में तो एक केस हो सकता है बेटा ये दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 ले, क्योंकि पाई बाई 2 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। एक केस ये पॉसिबल है, केस फर्स्ट, ध्यान देना इस बात पे, केस फर्स्ट। और सेकंड केस ये पॉसिबल है कि साइन इनवर्स एक्स भी अपनी नेगेटिव वैल्यू ले, मिनिमम वैल्यू ले, और साइन इनवर्स वाई भी अपनी मिनिमम वैल्यू ले। तो बेटा इस केस में भी इन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। इसका मतलब इस फर्स्ट वाली टर्म के दो केस पॉसिबल हो सकते हैं ये आंसर बनाने के लिए। तो रफ में हमने वर्क करके देखा, हम सक्सेस हो रहे हैं यहां पर, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम सक्सेस हो गए तो फाइनली अब हम इसका आंसर दे देते हैं कि हमारे पास में साइमल्टेनियस बेटा दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट में किस केस में सेटिस्फाई हो रही है, जब हम फर्स्ट केस में कंडीशन आ रही है जब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या वैल्यू लेंगे, दोनों वैल्यू क्या लेंगे, पाई बाई 2 लेंगे, और साथ की साथ कॉस इनवर्स जेड और कॉस इनवर्स वाई जो है क्या वैल्यू लेंगे, दोनों के दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे पाई। तब जाके ये सिनेरियो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई थी, हमने रफ में चेक कर लिया इसको।
तो बेटा इस केस में जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो x इजिकल टू वाई इजिकल टू 1 आंसर आएगा, x इजिकल टू वाई इजिकल टू 1 आंसर आएगा। ओके, मीटिंग चल रही है। x इजिकल टू वाई इजिकल टू 1 आंसर आएगा एंड इन दिस केस आवर आंसर विल बी z इक्वल टू y इक्वल टू -1 बिकॉज -1 पे ही बेटा कॉस इनवर्स क्या वैल्यू देता है, पाई वैल्यू देता है। तो फर्स्ट केस तो हमारे पास में ये आ गया। अब जब ये केस आई गया तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं साथ साथ। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो इस केस में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 1 प्लस 1। एक्स वाई की जगह रिप्लेस किया 1 1, वाई जेड की जगह रिप्लेस किया -1 तो आंसर आ गया 0। ये हमारा फर्स्ट केस में आंसर आ रहा है। दिस इज अवर द आंसर ऑफ फर्स्ट केस। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द सेकंड केस। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द सेकंड केस। सेकंड केस, अब सेकंड केस में देखें बेटा, सेकंड केस क्या बनाया हमने, व्हेन sin इनवर्स x एंड sin इनवर्स y आर टेकिंग वैल्यू नेगेटिव वैल्यू -π/2 -π/2, तभी तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, π²/4 बन जाएगा इस केस में भी। तो हमारा सेकंड केस आ रहा है जब sin इनवर्स x एंड sin इनवर्स y, तो दोनों वैल्यू लेंगे -π/2, और इस केस में भी क्योंकि π² बनाना है तो cos इनवर्स y और z का जो आंसर रहेगा वो π रहेगा, तो इनका प्रोडक्ट π² बन जाएगा। तो इस केस में भी ये केस सेम रहेगा, cos इनवर्स z इक्वल टू cos इनवर्स y इक्वल टू पाई ही रहेगा आंसर के तौर पे। तो बेटा यहां से हमारे पास आंसर आया x इक्वल टू y इक्वल टू -1, और इस केस से यहां से आंसर आया y इक्वल टू z इक्वल टू -1। ठीक है, तो बेटा इस केस में x y की भी वैल्यू -1 आई है, y z की वैल्यू -1 आई है। तो फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का सम कितना आया, W का सम आ जाएगा -4। इन चारों का सम आएगा -4, -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1। तो फाइनली चारों का सम कितना आया बेटा, -4 आया। क्लियर है टॉपिक। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। आपने देखा डायरेक्टली क्वेश्चन का एनालिसिस करके सिर्फ हम आंसर निकाल पा रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी आईटीएफ की हमें इक्वेशन दे रखी हो और एक्स वाई जेड वगैरह की इनकी इस तरह से वैल्यूज पूछे, इस तरह से जैसे हमको 2 क्वेश्चन हमने किए, तो उस केस में सबसे पहले रफ वर्क जरूर करना। रफ में थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस करके इक्वेशन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहां पर लेके ट्राई जरूर करके देखना, डेफिनेटली आप सक्सेस हो ही जाओगे। चलिए, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। बेटा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले बेस मिले या ग्राफिकल बेस मिले। अब ऐसे क्वेश्चन है इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई ग्राफ नहीं है। 17-18 क्वेश्चन हमने किया, इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कोई ग्राफ है, डायरेक्ट बेसिक नॉलेज, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बेसिक नॉलेज आईटीएफ की, उसके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अब हमें क्या गिवन है, 2 फंक्शन गिवन है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम कॉट इनवर्स x, और g फंक्शन हमें गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू 1। चेक करना है बेटा कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं। दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल और इक्वल, आइडेंटिकल और इक्वल। अब हमें इस केस में यह चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल और इक्वल है या नहीं। ये हमारा ग्राफ के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है। जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर जो ग्राफ्स डिस्कस किए हैं उसके ऊपर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। काफी प्रॉब्लम्स हमने लेवल की डिस्कस किए। नाउ यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल टाइप ऑफ मॉड्यूल्स प्रॉब्लम। आई एम कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं बेटा कि आप इजीली प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, तो फाइनली अब हमें आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन चेक करना है। तो बेटा थोड़ी सी डेफिनेशन पे फोकस कर लेते हैं। आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन जरूरी थी आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन के लिए? आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन के लिए कंडीशन ये जरूरी थी कि फंक्शन की डोमेन शुड बी इक्वल, फंक्शन की रेंज शुड बी इक्वल एंड फंक्शन की कोडोमेन शुड बी इक्वल। जब दोनों फंक्शन के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इन दैट केस द गिवन फंक्शन इज इक्वल एंड आइडेंटिकल। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स की बेटा डोमेन चेक करते हैं। हम एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे। सिग्नम फंक्शन का इनपुट आ रहा है कॉट इनवर्स एक्स। अब सिग्नम फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सिग्नम फंक्शन को इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिग्नम फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड होता है। सिग्नम फंक्शन का इनपुट चाहे कोई भी हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए सिग्नम फंक्शन डिफाइंड होता है। तो यहां पर सिग्नम फंक्शन का इनपुट आ रहा है कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स के बारे में हम काफी अच्छे से जानते हैं बेटा। वी नो कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन इंटरवल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बेटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉट इनवर्स एक्स फिक्स है अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, 0 से पाई के अंदर वैल्यूज देता है एंगल। कभी भी कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है 0 से पाई। क्लियर।
तो बेटा जब कॉट इनवर्स एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो सिग्नम का जब इनपुट पॉजिटिव वैल्यू देता है, सिग्नम का जब भी इनपुट पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो आंसर क्या आता है? सिग्नम फंक्शन क्या आंसर देता है? +1 आंसर देता है। तो यहां से ये पता लगा कि फंक्शन ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। ये तो आ गया फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1, फंक्शन की रेंज आ गई, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा 1। फंक्शन की डोमेन क्या आ गई बेटा? फंक्शन की डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर, फंक्शन की डोमेन निकल के आ गई ऑल रियल नंबर। तो ये तो बात कर ली हमने फंक्शन की सबसे पहले। अब देखते हैं सेकंड फंक्शन को। तो बेटा सेकंड फंक्शन तो बिल्कुल फिक्स है, सेकंड फंक्शन तो बिल्कुल फिक्स है। कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारा बिल्कुल फिक्स फंक्शन है जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है, आंसर इसका क्या आ रहा है? एक एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ 1। दोनों की रेंज इक्वल होगी, और इसके लिए बेटा डोमेन तो आप जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है बेटा? ऑल रियल नंबर। कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। तो अब देखते हैं बेटा, दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। यहां पर दोनों की रेंज देखो इक्वल आ रही है, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है, दोनों की डोमेन भी इक्वल आ रही है। तो डेफिनेटली हमने ये प्रूव कर दिया बेटा यहां पर कि ये दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है, यस दे आर आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये हमने इतना प्रोसीड कर दिया है। अब हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, लेक्चर थर्ड एंड लेक्चर फोर्थ में। यह आज का लेक्चर है हमारा फोर्थ लेक्चर। फोर्थ लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कशन की लेफ्ट प्रॉब्लम्स, जो हमने प्रॉब्लम थर्ड लेक्चर में लेफ्ट आउट हो गई थी ड्यू टू द टाइमिंग। वी हैव डिस्कस दीज लेफ्ट प्रॉब्लम्स। नाउ बेटा अब हमारा जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज। आईटीएफ में अभी हमें 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, ये हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हमें क्या स्टडी करनी है? प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है डेप्थ के अंदर, डिटेल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब हम। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें क्या स्टडी करना है? प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज वी हैव टू स्टडी नाउ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टू स्टडी प्रॉपर्टीज। अब हमारा अगला लेक्चर जो है इसी टॉपिक में, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, होता है तुम्हारा स्टार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोकस करना। अब यहां से हम आईटीएफ में एक नई डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। आईटीएफ चैप्टर में अब हम नई डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। अभी तक वो जो लेक्चर था वो ग्राफ के ऊपर चल रहा था। हमने 6 ग्राफ को स्टडी किया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को स्टडी किया, उनके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स हाई लेवल की हमने डिस्कस की। अब यहां से हम एक नया मूवमेंट ले रहे हैं, चैप्टर में नई डायरेक्शन में प्रोसीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। यहां से हम नई डायरेक्शन में प्रोसीड करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सिंपल बातें कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के अंदर हम मैक्सिमम 8 से 9 प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। कितनी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में हम मैक्सिमम, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जबरदस्ती बना के लिख दी जाती है ऐसे ही दिखाने के लिए, फंक्शन के अंदर जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं आईटीएफ फंक्शंस। तो मैक्सिमम वैसे 8 ही प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम 9 बोल रहे हैं फिर भी। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी जो आएगी वो 9 प्रॉपर्टीज आएगी। या तो 8 पढ़ेंगे या 9 पढ़ेंगे, श्योर है। एक प्रॉपर्टी वैसे हम सिर्फ स्टडी करते हैं बेटा, मैक्सिमम हम जो आईटीएफ में प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, फिक्स प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ 8 प्रॉपर्टीज है। 9 प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूं? कई बार ऐसा होता है कि कोई फॉर्मूला आ रहा है, कोई थ्योरम आ रही है, उसको भी हम प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी कितनी स्टडी करते हैं हम? 8। 9 प्रॉपर्टी सिर्फ बोलने के लिए है, मैक्सिमम हम 8 प्रॉपर्टी आईटीएफ में स्टडी करते हैं, डिटेल में काफी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इन 8 प्रॉपर्टी के अंदर में से जो लास्ट की प्रॉपर्टी होगी 6, 7 और 8 प्रॉपर्टी, इन 8 प्रॉपर्टी में से जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी 6, 7, 8, ये प्रॉपर्टीज आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। ध्यान देना सभी बच्चे, जो 6, 7, 8 प्रॉपर्टी होगी वो आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉपर्टी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो प्रॉपर्टीज है फ्रॉम स्टार्टिंग टू 5 प्रॉपर्टीज, 4 to 5 प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टी पे बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता है आईआईटी मेंस एडवांस में। इन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस के बीच बीच में काम आता है, कहीं पे भी क्वेश्चंस के अंदर बीच बीच में प्रॉपर्टी कहीं पे भी लग जाती है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस के अंदर आईटीएफ की जो 5 प्रॉपर्टीज है हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा, आज के लेक्चर में टाइम के अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस, ट्राई टू डिस्कस 3 to 4 प्रॉपर्टी, 3 to 4 प्रॉपर्टीज हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट ऑल द प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट लेक्चर तक, लेक्चर नंबर 5 तक हम पूरी प्रॉपर्टीज का कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी ट्राई करेंगे डिस्कशन करने के लिए। क्लियर? तो हम बिना टाइम खराब किए अब प्रॉपर्टी फर्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, स्टार लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट हो गया बेटा आईटीएफ का आपका। तो आपको मैं 2 छोटी छोटी बातें बता देता हूं। सबसे पहले 2 छोटी छोटी आपको मैं बातें बता देता हूं। 6th, 7th, 8th प्रॉपर्टी हम वहीं स्टडी करेंगे और लेक्चर में ही आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 छोटी छोटी सी बातें बताना चाहता हूं। जब बाहर बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, बाहर क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, और अंदर कोई भी ब्रैकेट में आईटीएफ फंक्शन लिखा हो, 2 केस सबसे इंपॉर्टेंट। जिन स्टूडेंट्स को ये 2 केस समझ में आ गए ना, उनको प्रॉपर्टी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक केस, और दूसरा केस ऐसा होगा बेटा कि बाहर आईटीएफ फंक्शन होगा और अंदर क्या आ जाए, ट्रिग्नो फंक्शन आ जाए। ध्यान देना सभी बच्चे, बात पे फोकस करना सभी स्टूडेंट। अब 2 केस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आईटीएफ में प्रॉपर्टीज के अंदर। एक तो बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए और अंदर आईटीएफ फंक्शन आ जाए ब्रैकेट में। बाहर यदि आईटीएफ फंक्शन हो तो अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए। ये 2 केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब सुनना मेरी बात को, जब बाहर बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है और ब्रैकेट में आईटीएफ फंक्शन आ रहा है, तो सारे बच्चे खुश हो जाएं। जब बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है और अंदर ब्रैकेट में आईटीएफ फंक्शन आ रहा है, तो सभी बच्चों को खुश होने की रिक्वायरमेंट है, खुश होना है बिल्कुल अच्छे से। जब भी क्वेश्चन में ऐसा सीन दिखे कि बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है और आईटीएफ फंक्शन अंदर आ रहा है, तो सारे बच्चे खुश होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। स्माइल आनी चाहिए तुम्हारे चेहरे के ऊपर, इस तरह से। सभी बच्चों को चेहरे पे क्या आनी चाहिए बेटा, स्माइल आनी चाहिए, इस तरह से। सही है ना? सभी बच्चों को खुश होना है तो इस तरह से सिमिली की तरह पे स्माइल आनी चाहिए। लेकिन आईटीएफ फंक्शन यदि बाहर हो, सेकंड केस सुनना, बाहर यदि आईटीएफ फंक्शन हो और अंदर ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, बाहर आईटीएफ फंक्शन हो और अंदर ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, तो इस केस में थोड़ा अटेंशन पोजीशन में आ जाना। किस पोजीशन में आ जाना? अटेंशन पोजीशन में आ जाना। मतलब अपने माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट कर लेना। माइंड ऐसे रफ वे में क्वेश्चन मत चलने देना, माइंड को एकदम कंसंट्रेट कर लेना यदि माइंड कहीं पे भटका हुआ है। बाहर आईटीएफ और अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखते से ही समझ जाना, क्योंकि स्टूडेंट 99% गलतियां यही करता है इसी फंक्शन में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुशी से करो इसको। तो इस प्रॉब्लम में भी खुश होना है, लेकिन थोड़ा सा कम होना है, थोड़ा सा कम खुश होना है इस क्वेश्चन में। जब बाहर आईटीएफ फंक्शन और अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, यदि आपकी प्रॉपर्टी पे कमांड है तब तो दोनों में खुश हो। लेकिन यदि ये केस, कहने का मतलब है काफी आसान केस है और ये केस थोड़ा सा टिपिकल केस है, इसको आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा। तो जब भी बाहर आईटीएफ और अंदर ट्रिग्नो आ जाए तो खुश होना, दुखी तो वैसे भी नहीं होना, क्योंकि दुखी होंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना। तो दुखी तो बिल्कुल होना ही नहीं है किसी भी केस में। लेकिन इस केस में जब भी ऐसा केस आ जाए तो थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कर लेना। जैसे चेहरा, एक होता है अपन स्माइल कर रहे हैं तो खिल जाता है चेहरा, एक होता है दिखते से हम कंसंट्रेट करेंगे माइंड को, तो जैसे ही कंसंट्रेट करेंगे हम थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे, तो हमारा चेहरा लिटिल बिट कम स्माइल करने लग जाएगा। इस केस में ये अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम इसका डिस्कशन करेंगे और ये आएगी अपनी सबसे लास्ट में प्रॉपर्टी 7 या 8 प्रॉपर्टी के केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी मान लो आप, इसको हम डिस्कस करेंगे 8th प्रॉपर्टी के अंदर। 8th प्रॉपर्टी में ये केस इसीलिए मैं सबसे लास्ट में रख रहा हूं, 8th प्रॉपर्टी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ताकि 7 प्रॉपर्टी तो कम से कम आराम से सीख सके, हम डिटेल में सीख सके। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में इन्वॉल्व किया है। हम सबसे 7 प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं आईटीएफ की। अब नंबर 1 प्रॉपर्टी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें चेहरा खिल जाता है स्टूडेंट का, इसलिए हम इसी से स्टार्ट करेंगे। अब कॉमन सेंस की बात है, जब इसमें स्माइल आ रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, आसानी होगी। कहने का मतलब, जब स्माइल टीचर बोल रहा है कि स्माइल आनी चाहिए, खुश होना चाहिए, तो डेफिनेटली बात है कि ये प्रॉपर्टी मतलब ऐसी ही होगी, नॉर्मल हर बच्चा इसको याद रख सकता है। चलिए पहला टॉपिक लिखते हैं, फंक्शंस ऑफ द फॉर्म। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखना, फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ इनवर्स एक्स। देखिए मैंने कहा था
बाहर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लूंगा, अंदर आईटीएफ लूंगा। देखिए मैंने अंदर आईटीएफ कर दिया, बाहर एफ लगाया, मतलब बाहर ट्रिग्नो होगा। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ इनवर्स एक्स वेयर f of x is a trigonometry function, where f of x is a trigonometry function। तो बेटा अब हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा सबसे फर्स्ट केस प्रॉपर्टी का, डिटेल में पढ़ेंगे काफी हाई लेवल पे। तो फंक्शन का फॉर्म जब भी इस फॉर्म का होगा एफ इनवर्स एक्स वेयर फंक्शन ऑफ एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमें क्या आनी चाहिए? स्माइल आनी चाहिए। मतलब बहुत लिटिल बिट मजे से टॉपिक को पढ़ने वाले, आसान टॉपिक है, कोई डर वाली बात नहीं है। चलिए तो बेटा इसमें कौन कौन से केस पॉसिबल है वो देखना स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम खराब किए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसमें सबसे फर्स्ट केस हम देखने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट केस, कंसीडर अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को रखना है, अंदर आईटीएफ फंक्शन को रखना है, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो पहला आया साइन इनवर्स एक्स, दूसरा इसी में ले रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अभी हम सेम को स्टडी करेंगे, ध्यान देना बेटा। बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और आईटीएफ फंक्शन अंदर, तो अभी हम यहां पर दोनों सेम फंक्शन लेके चल रहे हैं। सेम फंक्शन का मतलब समझे कि बाहर यदि साइन है तो उसी का इनवर्स अंदर लेके चल रहे हैं। जब बाहर साइन है, अंदर यदि tan इनवर्स आ रहा है, तो वो केस हम अदर प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम वो स्टडी करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर और उसी का इनवर्स अंदर हो, उसी का इनवर्स अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले दो केस आते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। दोनों की डोमेन लिख देते हैं बेटा, दोनों की डोमेन सेम ही होती है, हम जानते हैं। एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, डोमेन दोनों की सेम ही होती है, सभी को पता है। चलिए तो ये फंक्शन जो होगा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, बेटा इस पूरे फंक्शन की डोमेन जो आएगी वो यही डोमेन आएगी, x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्यों? क्योंकि बेटा ये फंक्शन तभी तो डिफाइंड होगा जब ये सारे फंक्शन डिफाइंड हो जाएंगे, और ये सभी फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन कॉस को तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पर इनवर्स डिफाइंड होने के लिए x की वैल्यू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में होना कंपलसरी है। चलिए तो अब हम इन फंक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, अब मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। इन दोनों फंक्शंस के आंसर आएंगे x, और इसका भी आंसर आएगा x। साइन इनवर्स x के इक्वल होता है, कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है, और यहां पर डोमेन जो है, डोमेन आ रही है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ये इस बात का ध्यान रखना, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -1 से 1। x कहां बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ध्यान देना इस बात पे। तो बेटा इसीलिए मैंने कहा था स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे। क्यों आनी चाहिए स्माइल? देखो ना आप, साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स, अंदर वाला एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी हमारा आंसर दोनों केस में एक्स के इक्वल ही रहेगा। यानी क्या कंडीशन आ गई? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। अब बेटा y इक्वल टू एक्स क्या होता है? कि स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए हमने ये कहा कि जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और अंदर सेम आईटीएफ फंक्शन आ रहा है, ध्यान देना बात पे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेम आईटीएफ फंक्शन आ रहा है, तो खुश होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आंसर डायरेक्टली x आ जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अब बेटा डिस्कशन करते हैं ग्राफ। यहां से डिस्कशन होता है ग्राफ। किसका ग्राफ? इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ध्यान देना बोर्ड पे, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। हमें कहां से कहां जाना है बेटा ग्राफ बनाने के लिए? सबसे पहले डोमेन देखो, -1 से 1 एंट्री करनी है, इसके बाहर तो जाना नहीं है। तो फाइनली हम ग्राफ भी जो देखेंगे वो ग्राफ देखेंगे -1 से लेके 1 के बीच का ही ग्राफ देखेंगे, डेट इज 0। अब बेटा -1 से 1 के बीच में देखो ध्यान से, y किसके इक्वल आ रहा है बेटा? ये फंक्शन का ग्राफ बनने जा रहा है, तो ये फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? आंसर अब ये थोड़ी ना है, आंसर तो x के इक्वल आ रहा है, और x किस में जा रहा है? -1 से 1 के बीच में। यानी यहां से तो ये कंक्लूजन निकला कि डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है, क्योंकि y x के इक्वल चल रहा है और x -1 से 1 में चल रहा है, तो रेंज भी कहां से कहां तक चलेगी बेटा? -1 से 1 तक ही चलेगी रेंज भी। तो यहां पर एक ये देखो बेटा स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, यहां पर ये ग्राफ जब बनेगा तो ये देखो कुछ इस तरह से स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखो ये बन गया हमारा स्क्वायर, कुछ इस तरह से स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमें ना तो 1 के बाहर जाना, एक्स एक्सिस पे ना तो हमें 1 के बाहर जाना, ना इधर जाना। वाई एक्सिस पे भी हमें -1 से 1 के बीच में देखना है। और ग्राफ क्या आ रहा है बेटा? y इक्वल टू एक्स आ रहा है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स क्या आएगा? -1 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन।
तो ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है हमारा 1, तो ग्राफ जो आएगा, ध्यान देना सभी बच्चे, ग्राफ ये आएगा आपका। ये डार्क है बेटा, ये इंक्लूडेड पॉइंट है, ये भी डार्क है, इंक्लूडेड पॉइंट है, ये आपका ग्राफ बन चुका बेटा। और ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी y = x। ये पहली प्रॉपर्टी का पहला फंक्शन कंप्लीट हुआ अपना। फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था बेटा sin इनवर्स x और cos इनवर्स x। मैं मानता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड लेक्चर में इधर ले रहा हूं बेटा, सेकंड और थर्ड हम इसी प्रॉपर्टी में कितने केस बनेंगे बेटा? टोटल 6 केस है। 6 में से दोनों को क्योंकि एक केस में इंक्लूड कर दिया गया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये हो गया फर्स्ट केस। ग्राफ सभी को समझ में आ गया होगा, और खुश होने की क्यों जरूरत है वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका ग्राफ भी बड़ा खुशी से बनता है और आंसर भी बड़ी खुशी से आता है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। डोमेन आ रही है -1 से 1, ध्यान देना। अब चलते हैं सेकंड केस में। इसके सेकंड केस में बेटा, सेकंड केस में हम क्या क्या फंक्शन ले रहे हैं, ध्यान देना। y = फंक्शन ऑफ x = अब ले लेते हैं tan इनवर्स x ले लेते हैं, और ले लेते हैं आगे ले लेते हैं इसके साथ कंबाइंड में cot ले लेते हैं, cot इनवर्स x ले लेते हैं। मतलब दो केस एक साथ पढ़ रहे हैं। दो केस एक साथ पढ़ने का कारण पता क्या है? दोनों की डोमेन सेम होना। देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन सेम होती है बेटा, इसलिए हमने इन दोनों केस को एक साथ यहां स्टडी किया। tan इनवर्स वाले केस के साथ हम cot इनवर्स वाला केस पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इस केस में भी आंसर tan इनवर्स x आएगा, cot इनवर्स x आएगा। तो खुश होने की जरूरत है, बिल्कुल खुश होने की जरूरत है। और यहां पर इनकी जो डोमेन आएगी बेटा, डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्यों आएगी बेटा? क्योंकि जब x ऑल रियल नंबर होगा तो tan इनवर्स x पूरा डिफाइंड होगा, और tan इनवर्स x आंसर देगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, तो उस पर tan फंक्शन भी डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन हमेशा ज्यादातर हम देख रहे हैं कि डोमेन जो आ रही है वो अंदर वाले ब्रैकेट में आईटीएफ जो फंक्शन है उन्हीं की डोमेन आ रही है, पूरे फंक्शन की। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेंज भी y = x के इक्वल आएगी। भाई जब x के इक्वल आ रहा है आंसर, तो जो x की वैल्यू बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, तो रेंज भी क्या आएगी बेटा? यहां पर रेंज भी तो रियल नंबर ही आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ग्राफ देख लेते हैं फटाफट। अब बेटा जब ग्राफ को स्टडी करेंगे, देखना ग्राफ, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है ना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए x एक्सिस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। भाई इसमें तो -1 के 1 बनाना था ग्राफ, रेंज भी -1 to 1 और डोमेन भी -1 to 1। इसमें तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। डोमेन भी रियल नंबर जा रही है, रेंज भी रियल नंबर जा रही है। इसका मतलब, और लाइन क्या आ रही है बेटा? y = x लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा इसका मतलब साफ है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां से। इसका ग्राफ जो आएगा वो यूं स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ y = x। y = x, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज अवर ओरिजिन। तो बेटा इन दोनों फंक्शन का ग्राफ ये आएगा। डोमेन में यहां पर लिख देता हूं, डोमेन आ रही है ऑल रियल नंबर, रेंज भी आ रही है ऑल रियल नंबर। ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं बिना टाइम खराब किए बेटा, थर्ड केस को भी देख लेते हैं फटाफट। तो थर्ड केस जो आ रहा है, थर्ड केस को भी अब हम देख लेते हैं फटाफट। जो हमारा थर्ड केस आ रहा है वो आएगा थर्ड केस, केस नंबर थर्ड केस में हम लेके चल रहे हैं बेटा y = फंक्शन ऑफ x = sec इनवर्स x = x, और सेकंड केस लेके चल रहे हैं इसके साथ में y = फंक्शन ऑफ x = cosec इनवर्स x = में x। इसमें भी खुश होने की जरूरत है। ये लास्ट केस है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये लास्ट केस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने केस को 3 केस में डिवाइड कर दिया। सेम डोमेन वालों को एक साथ पढ़ रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनकी डोमेन भी सेम आ रही है, रेंज भी सेम आ रहा है, उनका ग्राफ भी सेम आ रहा है। इसीलिए तो कहा था कि इन केसेस में खुश होने की जरूरत है। तो अब बेटा इसकी डोमेन की बात कर लें। डोमेन क्या आ रही है? इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन आ रही है वो आ रही है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ क्लोज ओपन। रेंज की बात करें तो रेंज भी बेटा ये सेम ही आएगी, रेंज भी सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि y का आंसर x के इक्वल आ रहा है। जब y का आंसर x के इक्वल है तो जो x आंसर लेगा जिस इंटरवल में, उसी इंटरवल में y आंसर लेगा। कॉमन सेंस। फाइनली बात किसका करने का समय आ गया बेटा? फाइनली बात हमारा समय आ गया ग्राफ का। हमें डिस्कशन किसका करना है? ग्राफ का डिस्कशन करना है। तो देखिए ग्राफ बनाना काफी आसान है बेटा, ग्राफ पे ध्यान देना। ग्राफ बनाना सबसे आसान है इसमें भी। दिस इज अवर x डैश, दिस इज अवर x एक्सिस। यहां पर पॉइंट आ रहा है बेटा 1, यहां पर पॉइंट आ रहा है -1। यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर पॉइंट ले लेते हैं 1,
और यहां पर पॉइंट ले लेते हैं -1। सबसे पहले तो स्क्वायर बना दो, सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर बना दो, -1 से 1 बनने वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की फॉर्मेशन कर दो। कर दिया स्क्वायर की फॉर्मेशन। ये पॉइंट अपना -1, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है यहां पर 1 और ये पॉइंट है -1। ये अपना ओरिजिन, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने? देखो बेटा, जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, उसमें डोमेन चल रही थी -1 से 1, तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बना था वो -1 से 1 के बीच में बना था। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर हमें -∞ से -1 के इसके इधर ग्राफ बनेगा और 1 के उधर ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स जो ओरिजिन से पास होती है वो -1 से 1 के बीच में ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में नहीं आ रहा। तो ग्राफ कहां से आएगा? 1 से इन्फिनिटी में। तो 1 से इन्फिनिटी पे y इक्वल टू एक्स क्या वैल्यू देता है बेटा? 1 वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है 1। तो यहां से ये स्ट्रेट लाइन जाएगी यूं ऊपर की तरफ, और यहां से बेटा ये स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे की तरफ यूं। तो आप देख सकते हो बेटा ये स्ट्रेट लाइन ही आ रही है y इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास होती हुई। आप देख सकते हैं, ये बना रहा नहीं हूं मैं, डॉटेड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ओरिजिन से पास होती हुई आ रही है, लेकिन इस लाइन को हमने काट दिया, इस लाइन को हमने यहां से कैंची से काट दिया, यहां से कैंची से काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि -1 से 1 डोमेन में नहीं आ रहा। तो -1 से 1 की ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होती हुई, इसकी भी कटिंग हो जाएगी। तो ये ग्राफ आ गया हमारा y इक्वल टू एक्स। किसके लिए? सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। क्लियर है बेटा ये टॉपिक? चलिए, तो इसके साथ हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। रेस्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज बाकी रह गई बेटा, वो सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 7 प्रॉपर्टीज अपनी लेफ्ट रह गई है, तो 7 प्रॉपर्टीज हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमारा टाइम आ गया बेटा, जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को काफी डेप्थ में स्टडी कर लिया है, तो अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को काफी डिटेल में पढ़ लिया है, तो अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस में लेना चाहता हूं बेटा, 2 क्वेश्चंस में लेने चाह रहा हूं, देखना ध्यान से क्या क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, ये क्वेश्चंस उन्हीं प्रॉपर्टी भी कंसेप्ट पे ले रहा हूं जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। क्या इक्वेशन दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है, देख लेते हैं। cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम साथ में लिख लेते हैं, फिर दोनों का सॉल्यूशन एक साथ देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन 1, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन 1 एंड cos inverse cos x is also less than 1, cos inverse x is also less than 1। ये अपना क्वेश्चन है बेटा। These are the 2 problems which we will last and final discuss in this lecture। लास्ट एंड फाइनल अब हम इन 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेटेड है इन्हीं टॉपिक से, जो अभी हमने टॉपिक स्टडी किया है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पर अब सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए बोर्ड पे सभी बच्चे। बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम में गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब हम क्लियरली जानते हैं बेटा इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी, ये बात हम क्लियरली जानते हैं, इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? -1 से 1 क्लोज इंटरवल में आएगी। क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी में स्टडी किया था कि cos इनवर्स x जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन आएगी वो ITF वाले फंक्शन की ही डोमेन आ रही थी, हमने देख लिया था। तो डोमेन आएगी इस फंक्शन की -1 से 1। इस फंक्शन की यदि बात करें तो बेटा इस फंक्शन की डोमेन आएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये इस फंक्शन की डोमेन आएगी। LHS की डोमेन ये आएगी, RHS की डोमेन ये आएगी। अब कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा सा आपको। बेटा ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना सिर्फ इस क्वेश्चन में। आपको ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल दे रखे हैं, देखो यहां पर इक्वल। अब 2 फंक्शंस आइडेंटिकल कैसा होता है? अभी हमने इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन का, और उसमें हमने क्या देखा था
कि बेटा दो फंक्शन इक्वल और आइडेंटिकल सिर्फ तभी हो सकते हैं जब उन दोनों की डोमेन जो आए वो कॉमन डोमेन आए। तो बेटा अब हमारा टारगेट है इन दोनों की डोमेन का कॉमन निकाल लो। जब ये दोनों फंक्शंस की कॉमन डोमेन जो आएगी उसी एक्स की वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशंस क्या आ सकती है बेटा, आपस में इक्वल आ सकती है। हमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने इस इक्वेशन के। तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों फंक्शन इक्वल कब होंगे वो तो देखो। तो अब इस फंक्शन की डोमेन ये है, इस फंक्शन की डोमेन ये है, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनकी कॉमन डोमेन आएगी। तो बेटा कॉमन डोमेन जो आई इन दोनों की, जो इन फंक्शंस की कॉमन डोमेन निकल के आ रही है वो डोमेन आ रही है x इजिकल टू प्लस माइनस वन, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वन। क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा ये आंसर -1 से 1 के बीच में चल रहा है और -1 से 1 के बीच में इसका तो कोई लिंक ही नहीं होता, कोसेक इनवर्स का तो कोई लिंक ही नहीं होता दूर दूर तक। हाँ ऐसा जरूर है बस एंड पॉइंट -1 और 1 इसमें इंक्लूड होते हैं, वो इसमें भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो फाइनल कॉमन डोमेन आ गई +-1 और यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने थे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल के आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं। क्लियर है, चलिए आप पुट करके देख लेना क्या इन दोनों सॉल्यूशंस को पुट करने पे दोनों LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ रहा है। डेफिनेटली आएगा, तो हमारे 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। लेट अस कम टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा आज के लेक्चर्स के लिए हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस वॉच द क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां ध्यान देना, इसको लापरवाही में मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट कंसेप्ट से हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी डायरेक्ट कंसेप्ट से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंसेप्शनल प्रॉब्लम है, कंसेप्शनल प्रॉब्लम है, यानी कंसेप्ट लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या कंसेप्ट काम आएगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे बेटा ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाए और ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये तो साफ है, बीच में एंड लगा हुआ है, इसका मतलब इसका जो एक्स का इंटरवल आएगा और इसका जो एक्स का इंटरवल आएगा, इन दोनों का कॉमन इंटरवल हमें सिलेक्ट करना है, कॉमन इंटरवल। ये तो क्लियर हो गया। तो 1 बाई 1 करते हैं। पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखते हैं बेटा। फर्स्ट इनइक्वालिटी आ रही है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन 1। सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमें दे रखी है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन 1। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का समय आ गया है। सबसे पहले देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऊपर की तरफ एरो कर दिया, इट मींस साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा जब साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन इनवर्स जब उधर लेके जाएंगे या फिर साइन इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे दोनों साइड, तो उसके इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया, कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन साइन 1, साइन 1, साइन 1। साइन इनवर्स उधर की तरफ सेंड करोगे तो उस केस में इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू साइन, इनवर्स से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा यहां पर अब इनइक्वालिटी ये बन गई कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन साइन 1। तो कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करो, क्योंकि हमें तो इंटरवल बेटा एक्स का निकालना है ना, तो हमें कॉस इनवर्स को हटाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स की भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कॉमन सेंस है, जब कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो कॉस को जब हम उधर की तरफ सेंड करेंगे तो दोबारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। यहां तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ग्रेटर देन आ जाएगी कॉस साइन 1 से। कॉस इनवर्स जैसे ही उधर गया तो इट विल बिकम कॉस साइन 1 और इनइक्वालिटी का साइन आप देख सकते हैं मैंने चेंज कर दिया। इसको नाम दे दो सभी बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने सभी स्टूडेंट्स ने देखा मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी को बड़े आराम से यहां पर सॉल्व कर दिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड इनइक्वालिटी क्या आ रही है देख लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी आ रही है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज लेस देन 1, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज लेस देन 1। सेम प्रोसेस है बेटा, सेम प्रोसेस, जो ऊपर वाला प्रोसेस किया वही प्रोसेस करना है। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, बाहर कॉस इनवर्स लगा हुआ है। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा जब कॉस इनवर्स उधर की तरफ ऑपरेट करोगे तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया, यहां पर भी इनवर्स लगा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस 1 आ जाएगा। जैसे ही हमने इस कॉस इनवर्स को राइट साइड में ट्रांसफर किया तो यह आ जाएगा कॉस 1 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। फाइनली बेटा एक बात और दोबारा करनी है, यहां पर दोबारा कॉस इनवर्स ही लगना है और एक्स को हमें तो एक्स का आंसर चाहिए, तो कॉस इनवर्स को रिमूव करना है। तो कॉस इनवर्स क्योंकि दोबारा डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, सेम प्रॉब्लम है, तो कॉस इनवर्स दोबारा जब उधर जाएगा बेटा तो इनइक्वालिटी का साइन दोबारा चेंज होगा, ध्यान देना। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
एक्स जो ग्रेटर देन साइन आ रहा है इधर इधर आ जाएगा लेस देन, और कोस इनवर्स उधर जाके बन जाएगा कॉस कॉस 1। ये इसको नाम दे दो सभी बच्चे सेकंड इक्वेशन। ये हमारा सेकंड इनइक्वालिटी का इंटरवल आ गया बेटा। सेकंड इनइक्वालिटी का क्या आ गया बेटा? इंटरवल आ गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हमें फाइनली फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। इन दोनों का क्या चाहिए बेटा? कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन। तो बेटा ये एक्स तो जा रहा है कॉस साइन 1 से लेकर, कॉस साइन 1 से लेकर ये कहां तक जा रहा है? लेस देन इंफिनिटी तक जा रहा है। एक्स की वैल्यू लेस देन इंफिनिटी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव और यहां पर यदि देखेंगे बेटा लेस देन इंफिनिटी लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं लेने की जरूरत बेटा? क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन कॉस साइन 1 आ रही है, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी है। लेकिन कॉस आंसर मैक्सिमम कितना देता है? 1 ही तो देता है, तो 1 से बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो लेस देन 1 करो तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, अब कंसेप्ट यहां पर एक छोटी सी बात पे ध्यान दो बेटा। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों सेम है, यहां पर दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है, कॉस कॉस, खाली इनका इनपुट अलग है। क्या अलग है? इन दोनों का इनपुट अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि साइन 1 बड़ा कि कॉस 1 बड़ा। साइन 1 बड़ा होता है कि कॉस 1 बड़ा होता है? ये चीज आप बेटा ग्राफ से देख सकते हो। मैं ग्राफ बढ़ाऊंगा नहीं, यहां पर आप रफली देख लो, यहां पर रफली देख लो बेटा। कॉस का ग्राफ 1 से लेकर यहां से लेकर π/2 पे ऐसे गिरता है, और ये ग्राफ साइन का π/2 तक ग्राफ यूज आता है, और ये पॉइंट आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट π/4, ये पॉइंट आता है π/2। ये वाला ग्राफ है हमारा साइन का, और ये वाला ग्राफ हमारा कॉस का। तो सारे बच्चे देख सकते हैं 1 कितना होता है बेटा? 1 जो हमारा 90 डिग्री होता है वो आता है 1, π/4 आ रहा है। तो बेटा 1 रेडियन में मैंने आपको बताया था 1 रेडियन में होता है 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकंड। 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकंड। तो यहां पर तो 45 डिग्री आ रहा है, तो 45 डिग्री के आगे ही आएगा, मतलब 1 तो यहां पर आएगा कहीं पे। तो आप देख सकते हो 1 के ऊपर यदि आप देखोगे तो बेटा π/4 से लेके π/2 के बीच में आप देखोगे तो बेटा साइन का ग्राफ ऊपर चल रहा है, कॉस का ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 पे बेटा साइन 1 की वैल्यू कॉस 1 से बड़ी होती है। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि साइन 1 की वैल्यू कॉस 1 से बेटा बड़ी होती है। ग्राफिकली आप देख सकते हो। तो यहां पर अब क्या आ गया? यहां से ये पता लग गया कि इनके इनपुट का पता लग गया कि साइन 1 बड़ा कि कॉस 1 बड़ा। साइन 1 कॉस 1 से बड़ा है, 100% ये बात श्योर होगी। ग्राफिकली भी मैंने श्योर कर दिया आपके लिए। अब क्या ऑपरेट करना है बेटा? दोनों के ऊपर कॉस ऑपरेट करना है। क्या ऑपरेट करना है? कॉस ऑपरेट करना है। तो बेटा इन दोनों साइड में जब मैं कॉस ऑपरेट करूंगा, इन दोनों साइड में जब मैं कॉस ऑपरेट करूंगा, तो कॉस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉस फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कॉस फंक्शन जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। तो फाइनली अब हम कॉस फंक्शन को ऑपरेट करने जा रहे हैं। फाइनली अब हम कॉस फंक्शन को ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही अब हम कॉस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन में बदल जाएगा। ग्रेटर देन साइन हमारा लेस देन साइन में बदल जाएगा। ये देखिए, तो बेटा क्योंकि साइन 1 कॉस 1 से बड़ा आ रहा है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर कॉस फंक्शन ऑपरेट करेंगे, कॉस फंक्शन जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन में बदल जाएगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि कॉस साइन 1 कॉस 1 से बेटा छोटा है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब फाइनली हमें क्या निकालना था? इंटरवल निकालना था। तो x की वैल्यू cos 1 से तो छोटी है, लेकिन cos sin 1 से बड़ी है। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो x का इंटरवल मिल रहा है हमें cos sin 1 से लेकर cos 1 तक, cos 1 तक। ये ओपन इंटरवल में आएगा बेटा, दोनों आंसर ओपन इंटरवल में। अब आप सोचोगे कि मैंने फाइनली इनइक्वालिटी का आंसर क्यों डिसाइड किया, तो मैं बता देता हूं आपको। हमने यहां से यह डिसाइड किया कि cos sin 1 cos 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है। तो आंसर मिला कि cos sin 1 cos 1 से छोटा होता है। इसका मतलब cos sin 1 लेफ्ट साइड में है और cos 1 राइट साइड में। तो हमारा फाइनल इंटरवल x का यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो डायरेक्टली वैल्यू आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जस्ट ग्राफ के बेस पे और नॉलेज के बेस पे आपको इसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा आज के लेक्चर का ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन का x का इंटरवल आ गया है। क्लियर? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल further study all the less properties in the next lecture, lecture number 5. Okay students, thank you.